सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। कर लेते हैं, ये आपका इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है BHDLA 138, यानी कि BHDLA 138। ठीक है, तो ये आपका इग्नू का, जैसे कि मैंने बता दिया कि सेकंड ईयर का कोड है BHDLA 138, हिंदी साहित्य विविध विधाएं। ठीक है, तो इसके बारे में, विविध विधाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली इसके कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग डायरेक्ट लिंक से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज के सेशन में बात कर लेंगे कि ये जो आपका पूरा बुक है किस बेसिस पे हो और कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। पर्टिकुलर एक एक चैप्टर की एनालिसिस करते हुए हम इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारा पहले बुक के बारे में, कि बुक का जैसे नाम है हिंदी साहित्य। देखो, हिंदी साहित्य का मतलब होता है कहानियां, कविताएं और बोल सकते हैं कि रचनाएं। ठीक है, वो आपके साहित्य कहलाते हैं। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि हम बात कर लेंगे इसमें अलग अलग साहित्य व्यवस्था, अलग अलग रचनाओं के माध्यम से कुछ कहानियां और कुछ बोल सकते हो कि नाटक प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ आत्मकथा के रूप में भी, जीवनी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले चैप्टर का। तो देखो, पहला चैप्टर जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बात कर लेते हैं हम पहले खंड में, पहले चैप्टर की। तो हमारा पहला चैप्टर है कहानी। मैंने बोला था ना, हिंदी साहित्य कहानी के रूप में, नाटक के रूप में और बोल सकते हो कि एक प्रदर्शन के रूप में भी हो सकता है। तो ये जो पहला चैप्टर है आपका कहानी है, पूस की रात। यह प्रेमचंद के द्वारा रचित एक कहानी है जो बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद इस कहानी में किसान के एक ऐसे जीवन को उजागर करते हैं कि किसान का जो जीवन होता है ना, दुखों और पीड़ाओं से भरा होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो भी अंश मिलता है, वो उसके दुख और उसके जो पीड़ाएं हैं वो बहुत ही दुखदाई है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का किसान जो है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मतलब जो कहानी है, इस तरीके से पूस की रात वो रात होती है जो अत्यधिक ठंडी। जैसे कि बात कर लेते हैं दिसंबर का, यानी कि 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक जो टाइम पीरियड रहता है ना, वो काफी ठंडा रहता है। बहुत ही ज्यादा, मतलब बोल सकते हो कि सनसनाटी ठंडी रहती है। तो उस स्थिति में भी एक किसान जो है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पे बोल सकते हो कि तीन मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। एक हल्कू, दूसरा आपका बोल सकते हो मुन्नी, तीसरा आपका जबरा। जबरा हल्कू और मुन्नी का एक पालतू कुत्ता होता है। ठीक है, तो बहुत ही मार्मिक तरीके से इस कहानी में प्रेमचंद के द्वारा इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है कि कैसे वो जबरा है, 3 रुपए जो अपने कंबल के लिए पैसे इकट्ठा करता है और कैसे अपने जीवन का निर्वहन करते हुए, मतलब खेतों में कड़कड़ाती ठंड में भी वो अपने खेतों की रखवाली करने के लिए वो क्या करता है भाई, अपने बोल सकते हो खेतों में आपने देखा होगा कि एक मड़ैया सा बनाया रहता है कि भाई उसकी, भाई कोई जानवर खेतों को नष्ट ना करे। भाई वहां पे रखवाली की जाती है, किसान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हल्कू करता है। ठीक है, तो वही देखने को आता है कि कैसे एक, इसमें पहले चैप्टर में किसान के जीवन के बारे में बताया गया कि जो समाज में किसान है उसका जीवन कैसे दुखों और पीड़ाओं से भरपूर है, फिर भी वो दुखी नहीं होता, अपने उस परिस्थिति में कभी भी हताशा नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार से दुख महसूस नहीं होता। हर एक समस्या को वो फेस आउट करते हुए अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो ये आपका पहला चैप्टर है, पूस की रात, एक कहानी का रूप में प्रस्तुत किया गया है किसान के जीवन का। कि आज हमारा जो भारतीय समाज है, वो जो आपका देखा जाता है, जो हमारा आज़ादी से पहले था, 1923 के आसपास का जो टाइम पीरियड है, वो उस दौरान की ये कहानी के रूप में प्रेमचंद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उस समय किसानों का जो जीवन है कैसे दुखों से भरपूर रहा है, उन पर कैसे कर लगाए जाते थे, खेत खलिहान में भी कर लगाए जाते थे। तो प्रेमचंद जी ने इसी व्यवस्था को देखते हुए किसान के जीवन का एक दुखदाई पीड़ाओं के रूप में समाज पर व्यंग करते हुए इस कहानी को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। क्लियर हो गया? ठीक है,
तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर व्यंग्य निबंध। ये एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई के द्वारा। ये लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, उनके द्वारा आपका देखा गया है कि वैष्णव का फिसलन जो है शब्द का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपने इस निबंध को पूरा किया है। देखो पहली बात तो बता दो ना कि ये जो पूरा निबंध है वो भी समाज के क्रूरता पर व्यंग करते हुए लिखा गया है। जिस तरीके से समाज में हम कोई भी कार्य करते हुए अपने गलत कार्य करते हुए हम उसे छुपा लेते हैं, चाहे धर्म को लेके, चाहे धर्म के आडंबर को लेके हम क्या करते हैं भाई, उसे छुपा लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, नहीं मैंने तो ऐसा किया था। तो इसमें एक वैष्णव नाम का व्यक्ति होता है, करोड़पति होता है। ठीक है, वो विष्णु भगवान का अनंत भक्त होता है, विष्णु भगवान को बहुत ही ज्यादा मानता है। तो वो क्या करता है ना, अपने जो दो नंबर से कमाए हुए पैसे थे ना, यानी कि करोड़पति था भाई, 2 नंबर से पैसे कमाता था। तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि मतलब उस पे चोरी चकारी का वो ना हो जाए, मतलब पुलिस वो ना छापा ना मार ले कि भाई इतने पैसे आए कहाँ से। इसलिए क्या करता है कि वो होटल खोलने का व्यवस्था अपनाता है कि भाई अपने पैसे को होटल निर्माण में लगा देता है, और फिर वहाँ पे क्या करता है, गलत तरीके से अलग अलग डिमांड करता है और नाम क्या देता है कि ये तो मेरे विष्णु भगवान करवा रहे हैं। ढाबा खोलता है, यानी कि होटल खोलता है वो वेजिटेरियन। ठीक है, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन वो खाना बनवाने लगता है। उसके बाद बियर बार भी वहां पे खोल देता है अपने होटल में, और कहता है कि मेरे विष्णु भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं इसका, तो मुझे उस चीज का पालन करना आवश्यक है। मेरे विष्णु भगवान मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे करने से तेरा मतलब जो ग्राहक है वो भी खुश रहेंगे, और तू अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो ये सारी बातें आपका प्रस्तुत किया जाता है इस कहानी में। तो देखो बेसिकली ये कहानी है ना, ये बहुत से मोड़ लाता है कि भाई वो पहले क्या करता है, नॉनवेज बनवाने लगता है, फिर मतलब शराब, मदिरा, मदिरा जो बोला जाता है, शराब का सेवन करवाने के लिए शराब बार खुलवा देता है। ठीक है, लड़कियों को नृत्यांगना यानी कि नाचने वाली जो होती है उनको भी अपने होटल में रखने लगता है, और सब चीज कहता है कि मेरे विष्णु भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं। तो क्या है, ये क्या है कि ये धर्म को लेके गलत काम किए जा रहे हैं आज हमारे समाज में। तो हरिशंकर परसाई के द्वारा ये जो पूरा सेकंड चैप्टर है, एक व्यंग्यात्मक शैली के रूप में लिखा गया एक व्यंग है, जिसके तहत ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जिस तरीके से हरिशंकर परसाई जी ने ये बात रखी है, वो हमारे जीवन में एक ऐसे मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर समाज की जो चल रही जो 2 नंबर कार्य है, जिसमें हम अपने धर्म का जोड़कर, धर्म व्यवस्था को जोड़कर अपने इस कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो उस पर व्यंग करने का प्रयास हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया है। क्लियर है? तो इसमें देखो आपके ये गलत काम करने के लिए ना, मतलब एग्जाम्पल उदाहरण भी देता था ऐसे, जैसे कि मान लो कि भगवान से ये स्वयं बात कर रहा हो, तो ये बात करते करते अपने अंतर आत्मा से कहता था कि हाँ मेरे भगवान ये कह रहे हैं, मेरे भगवान वो कह रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि पर्टिकुलर ये बताया, एक सेकेंड, ये बताया जाता है कि अब ये शराब की बात खोलने के लिए आता है, यानी कि शराब का जो सेवन करवाने के लिए जो होटल था उसमें करवाने के लिए, व्यवस्था करवाने के लिए क्या कहता है कि मेरे विष्णु भगवान ये आदेश दे रहे हैं कि स्वर्ग में भगवान भी मदिरा का सेवन करते थे, वो भी मदिरा पान करते थे। अब नृत्यांगना का वो कह रहे हैं कि भगवान भी स्वर्ग में नृत्यांगना का नृत्य देखकर आनंद लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गांधी जी का भी थोड़ा बहुत रोल कर देता है कि गांधी जी कहते हैं कि अपने मतलब अपने लिए किया गया कार्य कोई गलत नहीं होता। ये सारी बातें जोड़ के वो क्या करने लगता है, अब उसके बाद क्या कहने लगता है कि इसमें एक और बातें आती है कि जैसे कि यहाँ पे एक और बातें आ जाती है कि पर्सनल होटल में होटल के लिए मतलब पर्सनल लेडीज का होना, यानी कि हर कमरे में एक पर्सनल लेडीज का होना, ये भी डिमांड पूरा करता है। यानी कि वैष्णव जो है, वैष्णव वैष्णव यानी कि विष्णु भगवान का जो भक्त है इस पात्र में, इस पूरे मतलब चैप्टर में,
तो वो कहता है कि मेरे विष्णु भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने भी तो 16,000 गोपियों से रास लीला रचवाया था, तो वो गलत नहीं है, तो ये जो तू कर रहा है वो कैसे गलत है। मतलब ये खुद ही अनबडंग सी अपनी बातें बताया जा रहा है। तो ये सारी बातें करके अपनी गलत कार्यों को करते हुए पूरा कर रहा है। तो ये हमारे समाज पर व्यंग किया गया है कि आज हमारा समाज भी है वो किस तरीके से अपने गलत कामों को करके हवाला देते हैं हम धर्म के पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था जो कि कंप्लीट होता है। ओके एवरीवन। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 आ जाता है एकांकी। एकांकी बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश। देखो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एक ऐसा यहाँ पे प्रस्तुत है। तो इसमें क्या है ना कि हमारे जो थर्ड क्लास वर्कर है, यानी कि यहाँ पे थर्ड ग्रेड वर्कर जो है ना, यानी कि जो मजदूरी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए, उनके बेहतर समाज के लिए, उनका जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए एक यहाँ पे क्या है, बैठक बुलाई जाती है एक सरकारी स्कूल में। वहाँ पे आपके देखे जाएंगे इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पूरे 11 पात्र हैं, जिस पे आपका देखा जाता है कि जो एक ही पात्र होता है जो इस बैठक को लेके सीरियस होता है। यहाँ पे 2 ऐसे पात्र होते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से उनका रोल ज़्यादातर देखने को मिला। ठीक है, एक तो यहाँ पे राम भरोसे और श्याम भरोसे नाम के 2 पात्र होते हैं जो नौकर होते हैं, जो साफ सफाई करते हैं। वो भी इस पूरे चैप्टर में महत्वपूर्ण पात्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें गुरप्रीत नाम की एक पात्र है। वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि सिंसियर है, और उसी के जो बोल सकते हैं कि यही अपने इन बैठक के रूप में अपने आप को सबसे ज्यादा सिंसियर यही है गुरप्रीत। गुरप्रीत नाम की जो पात्र है ना, वही इस बैठक को लेके बोल सकते हो कि सिंसियर थी। अन्यथा सब हंसी मजाक करने वाले थे। चाहे इसमें कपूर हो गया, चाहे शर्मा हो गया, चाहे आपका रमेश हो गया, चाहे दीनदयाल हो गया, मनोरमा हो गई, ये सारे क्या है आपके हंसी मजाक करने वाले थे। लेकिन एक गुरप्रीत नाम की ही पात्र जो थी इस बैठक को लेके सिंसियर थी। तो ये पूरा बैठक बुलाया जाता है जो थर्ड क्लास वर्कर है, यानी कि थर्ड क्लास यानी कि जो पिछड़े वर्कर हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो जिनके पास कोई मतलब कोई धन वन नहीं है, तो वो उन बैठक के लिए ये बैठक जो बुलाई जाती है पूर्ण रूप से ये इनके जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन ये बैठक एक हंसी मजाक का मुद्दा बन जाता है। चाय और खाना पीना, मूंगफली खाना, ये सारे इस व्यवस्था के रूप में पूरा समय निकल जाता है। समय भी निर्धारित किया जाता है कि इतने बजे से क्या है जो बैठक शुरू हो जानी चाहिए, वो बैठक शुरू होती ही नहीं है। सब अपने मन की मर्जी करते हुए समय के बाद आते हैं, समय लेट आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर ये एक ऐसा चैप्टर है जो बताता है कि हमारे, देखो ये इसमें पूरा जो कहानी है ना, ये पूरा चैप्टर है समाज के ऊपर रिलेट करके लिखा गया है हर एक लेखक के द्वारा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारे समाज को दिखाता है कि भाई जो गरीब लोगों के लिए कोई भी कार्य किए जाते हैं, जो बैठक बुलाई जाती है, वो कार्य आज हमारे समाज में हो नहीं पा रहा, वो बस सुनवाई के रूप में हो जा रहा है। अन्यथा गरीब लोगों की स्थितियों को सुधारने का जो कार्य या फिर बैठक या फिर कानून व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, वो कानून व्यवस्था बस एक मूंगफली तोड़ के अपने आप में आगे निकल जाता है। तो वही है कि गरीब लोग गरीब ही रह जा रहा है। जो पिछड़े लोग हैं उन पर बस बैठक के तो बुलाई जाती है, भाई बैठक में सुनवाई तो होती है, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आता। गरीब लोगों के लिए कोई भी कानून व्यवस्था, कोई भी अच्छा निर्णय नहीं होता। ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा। ये पूरा चैप्टर इसी बहस पे निकल जाता है कि जैसे थर्ड क्लास वर्कर के जो आपके हैं, वो उनके लिए कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बनता, और ये पूरी बैठक आपका निकल जाता है। तो कुछ पंक्ति आपको मैं सुनाना चाहूंगा लास्ट में, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये पंक्ति क्या है। ठीक है, तो हमारा ये पंक्ति है, राम भरोसे और श्याम भरोसे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। राम भरोसे, उठ भैया,
श्याम भरोसे, तमाशा खत्म हुआ। श्याम भरोसे बोलता है, जाकर बाबू लोग चले गए, यानी कि बाबू लोग यानी कि गरीब लोग क्या कहते हैं, बाबू साहब कहते हैं ना अमीर लोगों को। ठीक है, सुनाई दे रहा है मेरी वॉइस? उसके बाद राम भरोसे चले गए। श्याम भरोसे बोलता है, क्या क्या पास कर गए, यानी कि बिल पास करने की बात होती है ना, यानी कि कानून क्या क्या बनाए बना के चले गए। राम भरोसे कहता है, पास कर गए कि राम भरोसे और श्याम भरोसे के घर में रहेगा, और श्याम भरोसे के घर में रहेगा। यानी कि राम भरोसे के घर में रहेगा, और श्याम भरोसे के घर में रहेगा, और बाबू लोग अपने अपने घर में रहेंगे। ठीक है। श्याम भरोसे आंखें फैल जाती है ये बात सुन के। श्याम भरोसे और राम भरोसे फिर बोलता है, और कि मूंगफली की आधे छिलके राम भरोसे साफ करेगा, और आधे छिलके श्याम भरोसे साफ करेगा। तो ये क्या है, ये बताया जा रहा है कि भाई सुनवाई के लिए तो सब चीज होता है, लेकिन उसके लिए कोई भी जो कानून व्यवस्था है पारित नहीं होता। तो ये हमारे समाज का एक दुखदाई व्यवस्था का स्वरूप का वर्णन किया गया है इस पूरे पाठ्यक्रम में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4, निबंध जीने की कला महादेवी वर्मा। जीने की कला महादेवी वर्मा बहुत अच्छा है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो जीने की कला महादेवी वर्मा के द्वारा ये निबंध लिखा गया है ना, इसमें आपका देखने को मिलता है कि महादेवी वर्मा जो है वो इनका जो परिवार के बारे में बताता है, थोड़ा बहुत इनके जन्म के बारे में बताता है। तो इनका जो परिवार है वो पढ़ा लिखा और शिक्षित परिवार है। बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। तो इनका जो पढ़ाई और जो शिक्षा व्यवस्था का जो अ, स्थिति है, इनके परिवार के सदस्य के द्वारा घर में ही दिलवाया गया था इनको, मतलब बाहर जाने की, मतलब इतना इनका परफेक्ट था कि इनको स्कूल से, मतलब टीचर जो है उसी समय, उस समय की बात है, देखो जब महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था, मैं बता देता हूँ कब हुआ था। उस व्यवस्था के रूप में आपका जो देखा जाता है कि महादेवी वर्मा का जो इस परिस्थिति में जो आपका देखने को मिलता है कि इनके जन्म के समय जब देख लो कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय भी इनके, मतलब देखा जाए कि इनका जो जो जन्म हुआ था आपका 1907 में हुआ था। ठीक है, एक शिक्षित परिवार में हुआ था जन्म। ठीक है। और आपका देखने को मिलता है कि 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही इन्होंने अपनी विवाहिक व्यवस्था, विवाहित होकर इलाहाबाद आ गई थी, यानी कि विवाह हो गया था। तो इन अब देख लो कि 1907 में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति थी ना, वो आपके घरों में ही थी। तो देख लो कि जाहिर सी बात है स्टेट इनका फैमिली का स्टेटअप बहुत अच्छा था। तो उस स्थिति में क्या है, महादेवी वर्मा ने शुरू से ही महिलाओं के लिए जो स्थिति देखा, अपने एक खुशहाल जीवन, धन संपत्ति को देखते हुए, समाज के स्त्रियों की स्थिति देखते हुए, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जितनी भी रचनाएं हैं उनको स्त्रियों के लिए न्यौछावर कर दिया। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित जितनी भी व्यवस्था है, जितनी भी पंक्तियां हैं, वो समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपका देखने को मिला कि ये इनके द्वारा रचनाएं किए गए। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमें ये भी देखने को मिला कि इन महिलाओं ने जिस तरीके से अपने जीवन में दुखों का सामना किया, उन हर एक दुखों का उजागर महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 आपका महादेवी वर्मा का एक जीने की कला का नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई जो महिलाओं की स्थिति थी, जो आपका बोल सकते हो सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, क्रूर प्रथा, स्त्री शिक्षा विरोध, ये जितने भी सारी व्यवस्था थी, महिलाओं को बस चूल्हा चौकी का एक सामान माना जाता था कि भाई महिलाओं को चूल्हा चौकी तक ही सीमित रखा जाए। ये सारी व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण क्या है, महिलाओं की जो स्थिति है उसे बेहतर नहीं हो पा रही थी, महिलाएं अपना अनुसार विकास नहीं कर पा रही थी। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका देखा गया कि महादेवी वर्मा के द्वारा समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया था। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की,
तो हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है आत्मकथा जूठन जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखो आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है खुद की कथा। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे मैंने आपको कल कल के सेशन में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, जिन्होंने जूठन व्यवस्था। तो इस चैप्टर में ना एक ऐसी पीड़ाओं का आप महसूस करोगे कि आपकी अंतर आत्मा जो है उसे आपको झकझोर कर रख देगा। क्यों? क्योंकि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का हकीकत, देखो आत्मकथा होता है ना, वो हकीकत यानी कि रियलिटी की कथा होती है। यानी कि बोल सकते हो कि आपका सेल्फ बायोडाटा पूरा जो होता है ना, वो होता है। तो यहाँ पे जो जूठन शब्द प्रयोग किया गया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों उपयोग किया गया, इसका मतलब समझोगे। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था ना, एक पिछड़े और नीची जाति में हुआ था। ठीक है, आपका देखने को मिला कि यहाँ पे जो जहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ था, वो आपका देखा जाता है कि धोलावीरा आपने सुना है। मुंबई में धोलावीरा आपका एक बहुत ही मतलब गंदा वो है, क्षेत्र है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत है, भीड़ ही इतनी है कि एक साइकिल भी वहां पे जा नहीं सकता। तो उस स्थिति में ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अत्याचार सहे और उनका जो जन्म हुआ था, उस समय जो समाज में जाति प्रथा क्रूर प्रथा चल रहा था, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार वाले जो उच्च जाति के लोगों के घर पे कार्य किया करते थे। भाई उनके घर पे कुछ विवाहिक महोत्सव होता था, तो फंक्शन वगैरह में जाहिर सी बात है खाना पीना की व्यवस्था होती थी। तो वो खाना पीना जो जूठा बच जाता था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार वाले तथा ये जहाँ रहते थे वो सारी झुग्गी झोपड़ी थी, नीची जाति के लोग थे, तो वो जूठा वो खाया करते थे। और वो लोग जो उच्च जाति के लोग थे, जिनके घर पे जो विवाहिक महोत्सव होता था, वो खाना पीना का जो व्यवस्था उन्हें चलाया जाता था, वो इन्हें खाने को भी देते थे। इसी व्यवस्था को रखते हुए आत्मकथा लिखते हुए जूठन शब्द का प्रस्तुत किया गया है। अब ये है कि ये जानते हो खाना पीना जो बच जाता था, ये इतने गरीब थे, इतने मतलब बोल सकते हैं कि मतलब नीची जाति में थे, खान दो वक्त की रोटी तक इन्हें मिल नहीं पाती थी। तो वो जो खाना पीना बच जाता था, कई कई होता था कि उन्हें धूप में पकाकर, यानी कि धूप में सुखाकर लंबे समय तक, ताकि उसमें बासी ना हो सके, बदबू ना आ सके, तो उसे धूप में रख कर सुखा कर बाद में खाने के लिए रख दिया करते थे। वो जूठा, इसीलिए ये जूठन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो आप लोग सोच रहे हो कि ये लेखक की जिंदगी में ऐसा घटित हुआ, ये लेखक ने ऐसी रचना कर दी। भाई ये हकीकत की बात है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन में ये हकीकत है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में वही दुखों और पीड़ाओं का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है कि किस तरीके से एक जाति वर्ग को लेके एक समाज इतना खाना व्यर्थ कर देता था, फेंक दिया करता था, और एक समाज ऐसा है कि उन जूठा खाने को भी मजबूर है। तो ये हमारे समाज के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारा समाज है क्या, समाज का रियल मीनिंग क्या है। तो ये हमारे आज़ादी से पूर्व जो हमारे जाति प्रथा था, उस जाति व्यवस्था, जो ऊंच नीच की भावना थी, वो हमारे इस समाज को अलग कर रखा था। तो ये आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, आत्मकथा जूठन का वाचन, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसे एक गरीब परिवार में हुआ, एक पिछड़े परिवार में हुआ, एक छोटी जाति में हुआ। और आपका देखा गया कि जहाँ पर वो रहते थे वो तंग गलियाँ थी, छोटी झोपड़ी के रूप में रहा करते थे। जोहरी इन्हें बोला करते थे, यानी कि जोहरी, और बोल सकते हो चूड़े के बच्चे बोला करते थे। यानी कि जो उच्च जाति के बच्चे थे ना, वो इन्हें जोहरी और चूड़े के बच्चे बोल के पुकारा करते थे। चूड़े जानते हो किसे बोला जाता है? सिंपल लैंग्वेज बोला चूड़े चमार बोला जाता है ना, चूड़े चमार सा। तो वो चूड़े जो उच्च जाति के बच्चे थे, और चाहे बोल सकते हो कि जो अमीर बाप के लाडले थे ना, वो इन्हें जोहरी बोला करते थे, चूड़े बोला करते थे।
इन्हें स्कूल में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। भाई हैंड पंप भी छू देते थे तो इनके टीचर भी बहुत मारा करते थे। ये बात भी इसमें पढ़ोगे आप लोग। भाई शौचालय साफ करवाया करते थे इनके अध्यापक, इन्हें बस ग्राउंड साफ करवाया करते थे। तो ये सारी बातें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आप चैप्टर नंबर 6 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 6 में क्या है? कविताएं। अब देखो चैप्टर नंबर 6 में आपके कविताएं आ जाता है। तो देखो कविता, कविता यानी कि जैसे आपके सूरदास की कविता होगी, तुलसीदास की कविता होगी, मैथिली शरण गुप्त की कविता होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता होगी, महादेवी वर्मा की कविता होगी। तो इनके कविताओं के बारे में पढ़ेंगे कि सूरदास की कविता कैसी थी, उनके कविता में क्या-क्या छुपा हुआ रहता था, उनके कविता लिखने का आशय कैसा था, वो उनका कविता का मतलब कैसा था। तो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। फिर इसमें भी तुलसीदास का भी कविता पढ़ेंगे कि तुलसीदास उनकी रचनाएं, कविता की रचनाएं कैसे करते थे। ठीक है, उनकी रचनाओं में क्या छुपा होता था, कैसी शैलियों का प्रयोग किया करते थे, कैसे कैसे श्रृंगार रस का प्रयोग किया करते थे। तो ये सारी बातें आप इन पर्टिकुलर जो बोल सकते हो लेखक क्रिया और कवित्री हैं और कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी और आपके महादेवी वर्मा। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, इनकी कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 7 चैप्टर। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा खंड सेकंड स्टार्ट होता है। तो आप चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। तो हमारा ये डायरी, चैप्टर नंबर 7 में हमारा एक डायरी है। देखो डायरी जो है यहाँ पे मोहन राकेश की डायरी लिखी गई है। तो यहाँ पे मोहन राकेश द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखते हैं कि उनका जो कुछ पल है, कुछ जो टाइम पीरियड है, वो कैसा रहा है। उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मोहन राकेश ये बात रख प्रस्तुत करते हैं कि हमारी जो ये व्यवस्था स्वरूप है, व्यवस्था स्वरूप है, किस तरीके से हम अपने डेली लाइफ में एक-एक पन्ने को उजागर करते हुए डे टू डे अपने आप को एक यादगार के रूप में, ताकि उस चीज़ को मैं हमेशा अपने साथ रख सके या फिर हमारे उस जीवन को कोई पढ़कर समझ सके कि ये टाइम पीरियड कैसा था। अब देखो जो डायरी होता है, अब बहुत से बच्चों को या फिर बहुत से बड़े जो बोल सकते हो कि फिलोसफर होते हैं, लेक्चरार होते हैं, उन्हें अपनी डायरी लिखने की शौक होती है कि भाई मैंने आज पूरे दिन में क्या किया है। तो मोहन राकेश के द्वारा इसी तरीके से अपने मित्र को डायरी लिखने का स्वरूप देखने को मिलता है कि मोहन राकेश अपने मित्र को डायरी लिखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अब उस उन्हें याद आ रही है अपने मित्र की। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने डायरी के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो डायरी में ये भी बताते हैं कि आत्मकथा, संस्मरण और यात्रा वृतांत। देखो आत्मकथा जैसे कि मैंने बता ही दिया कि खुद की कथा कहना होती है। ठीक है, और डायरी और संस्मरण में इसमें आप अंतर भी देखोगे कि भाई डायरी क्या होता है, संस्मरण में अंतर क्या होता है। देखो संस्मरण हम किसी के यादों के रूप में लिखते हैं। जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी है, जैसे कि आप चलो ओम प्रकाश वाल्मीकि ले लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के बारे में देखा कि भाई उनका परिवार कितना गरीब था, जूठा खाना खाया करते थे। तो ये सारी बातें आप प्रेरित होके उनके इस दर्द को महसूस करते हुए अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाकर उनके बारे में लिखा, वो संस्मरण कहला गया। ठीक है, यात्रा वृतांत होता है जैसे कि मान लो किसी स्थान की यात्रा कर रहे हो और वहाँ के जब आप यात्रा कर रहे हो तो भाई रास्ते में आपने क्या देखा, कौन कौन सी सीनरी देखी, कितना आपका मनोरंजन हुआ, वहाँ पे गए तो आपको मौसम कैसा मिला, वहाँ के लोग कैसे मिले, ये सारी बातें यात्रा वृतांत। यानी कि यात्रा कर रहे हो तो उससे जुड़ी जितनी भी बातें अपने मन में एक याद के रूप में संजो कर रख लिया, उसके बारे में लिखा जाता है तो उसे ही यात्रा वृतांत कहा जाता है। तो ये आप इसमें पढ़ोगे कि मोहन राकेश की जो डायरी है किस तरीके से अपने एक-एक दिन का एक-एक डे बाय डे अपने आप को उजागर करते हैं। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 8 पत्र साहित्य। अब यहाँ पे पत्र साहित्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पत्र साहित्य क्या होता है। यार पत्र साहित्य का मतलब ही होता है कि जाहिर सी बात है हम पत्र लिखकर अपने साहित्य रूप में हम अब पत्र लिखते हैं तो वो पत्र साहित्य कहलाता है।
ठीक है, हम पत्र लिखकर अपने बातों को प्रकट करते हैं, ठीक है, अपने बातों को रखते हैं। और पत्र आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक रूप में होता है, ठीक है। और पत्र पत्र में हम अपनी बातों को प्रस्तुत करते हुए बोल सकते हैं कि अपनी भावनाओं को भी प्रस्तुत स्थान के अनुसार नहीं कर सकते, अपितु हम अपनी व्यवस्था के अनुसार ही कर पाते हैं। और जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ अपने भाई को, तो भाई मैं अपने भाई को लिख रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी भावनाओं को जोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं मान लो कि अपने टीचर को पत्र लिख रहा हूँ, तो मेरे को ये बताओ कि भाई मैं उसमें अपने भावनाओं को प्रस्तुत कर सकता हूँ क्या? कि मैम मुझे ना, अब फॉर एग्जांपल कि मैं अपने टीचर को पत्र लिख रहा हूँ, मेरे को 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए। तो जैसे कि मैं ये थोड़ी ना लिख सकता हूँ कि मैम मेरा ना मन नहीं लग रहा, मुझे घूमने जाने का मन कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो क्या है, तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 की। हमारा चैप्टर नंबर 9 है रिपोर्टाज, एकलव्य के नोट्स। देखो एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज, रिपोर्टाज का मतलब होता है एक रिपोर्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी कल या फिर परसों की क्लास में बताया था कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो रिपोर्ट के रूप में ही रिपोर्टाज बना होता है, ठीक है। तो ये एकलव्य के नोट से है ना, जो आपके बोला जाता है कि यहाँ पर जो एक रिपोर्टाज के रूप में एकलव्य के नोट्स में प्रस्तुत किया जाता है कि जो ऐतिहासिक घटना होता है, उसके रूप में इतिहास में घटना घटित होने वाले के जब हम उसके बारे में कुछ लिखते हैं, उजागर करते हैं, तो वो हमारे रिपोर्ट के रूप में हम तैयार करते हैं। चाहे हमारा चित्रात्मक कला हो गया, विश्वसनीयता होगी, शैली होगी, ये सारी बातें क्या है, एक बोल सकते हैं रिपोर्ट लिखने की स्वरूप है। यानी कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हमारी क्या है, ऐतिहासिक घटना होनी चाहिए भाई, उसमें चित्रात्मक व्यवस्था होना चाहिए, वो विश्वास करने योग्य होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एकलव्य के नोट्स में आपका देखने को मिलेगा कि ये रिपोर्टाज के रूप में आपका देखने को मिलता है कि रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पे रेणु की भूमिका, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो रिपोर्ट रिपोर्ट लिखने का वस्ता था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में क्या घटना घटित हुआ, तो ये सारी बातें आप रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई रिपोर्टाज का मतलब ही क्या होता है। तो देखो सिंपली लैंग्वेज में बता दो कि रिपोर्टाज का मतलब ही रिपो, रिपोर्ट से ही रिपोर्टाज बना है। यानी कि रिपोर्ट में क्या होता था कि भाई मुख्य मुख्य बातों को हम प्रस्तुत करते थे और कम शब्दों का प्रयोग करके महत्वपूर्ण बातों को प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ पे क्या है, पूरी एक बोल सकते हो कि एक व्यवस्था प्रस्तुत किया जाता है। इस पूरे चैप्टर में एक व्यवस्था प्रस्तुत किया गया है एकलव्य के नोट्स के द्वारा। जिस तरीके से एकलव्य के नोट्स की विशेषता की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर जो ये वास्तव में एक ऐसा कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बोल सकते हो परानपुर गांव के एक चित्र व्यवस्था के रूप में जो आज़ादी से बदलते हुए उस गांव की इतिहास है उसके बारे में बताया है कि जो परानपुर गांव है ना, उसमें आपकी आज़ादी से पहले क्या स्थिति था और आज़ादी के बाद कैसी स्थिति थी। तो ये सारी बातें यहाँ पे प्रस्तुत की गई है एक रिपोर्टाज के एंगल में। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अब उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, यात्रा वृतांत। देखो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे तिब्बत लहसा से उत्तर की ओर, देखो यहाँ पे तिब्बत लहसा से उत्तर की ओर यानी कि तिब्बत जो क्षेत्र है, लहसा गांव जो है, उससे उत्तर की ओर जाने की एक यात्रा प्रस्तुत की गई है, जो कि आपका देखने को मिलता है यहाँ पे राहुल सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में। यहाँ पे ये आपका लेखन जो है पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। अब इसमें जो यात्रा वृत्तांत जो है ना, वो भारतेंदु काल के दौरान यात्रा वृत्तांत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ा था। भारतेंदु काल की बात कर ली जाए तो आपको पता होगा कि 1885 से 75 से लेके 1900 तक का जो काल रहा है वो भारतेंदु काल रहा है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस काल का नामकरण भारतेंदु हरे काल पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे तिब्बत से लहसा की ओर जाने वाले जितने भी यात्री थे,
उन्होंने अपनी यात्रा आपका देखा जाता है कि बद्री काश्रम यात्रा हुआ, वीर शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा यात्रा किया गया, यानी कि अलग अलग लेखकों के द्वारा यात्रा करते हुए उन्होंने अपने जो, जैसे कि आपका राम नारायण मिश्र के द्वारा यात्रा किया गया, यूरोप का यात्रा किया गया, जापान का यात्रा करने के लिए कन्हैया लाल मिश्र थे। तो ये सारी बातें क्या है कि भाई अलग अलग लेखकों ने अलग अलग क्षेत्र की यात्रा की, और यात्रा करने के बाद उन्होंने उन रचनाओं के बारे में, यानी कि अपने उस जगह के बारे में लिखा कि भाई उनको यात्रा करके क्या महसूस हुआ, क्या उनमें परिस्थितियां पैदा हुई, ये सारी बातें उन्होंने अपने वापस आकर लिखने का प्रयास किया। उसी को यात्रा वृत्तांत के रूप में कहा गया। ठीक है, तो ये तिब्बत से जो यात्रा लद्दाख की ओर की गई थी, जो कि आपका देखा जाता है कि 24 मास, जो राहुल सांस्कृतियान के रूप में उमड़ती हुई एक बोल सकते हो कि यात्रा थी, जिसमें आपका देखा जाता है कि सहसा सहसा के द्वारा यहाँ पे अपना यातायात के रूप में सहसा जो है अपने तिब्बत से लहसा के ओर यात्रा करते हुए अपने आप को यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये यात्रा वृत्तांत एक स्थान से दूसरे स्थान के जब हम यात्रा करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि भाई हमारा पहले हम कहाँ से ट्रेन पकड़े, ट्रेन से पकड़ते हुए हम जैसे जा रहे थे तो जो सीनरी हमने देखा, पेड़ पौधे कलरफुल देखे, मौसम का बदलाव देखा, ये सारी बातें आप लिखते हो और वहां पे जाके आपको कैसा महसूस हुआ। तो यही आपका यात्रा वृत्तांत है। तो ये आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 11, जीवनी, निराला की साहित्य साधना। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखा गया जीवनी है, यानी कि उनके जीवन के बारे में एक घटना के रूप में भी हो सकता है, एक बोल सकते हैं कि सुखद परिस्थिति के रूप में भी हो सकता है, कि उनके द्वारा जिस तरीके से अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के साहित्य के बारे में उन्होंने लिखा। तो देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी पहले जो थे ना, वो पद्य व्यवस्था के रूप में रचना किया करते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने रचनाओं को गद्य व्यवस्था का स्वरूप दे दिया। तो ये सारी बातें आप इसमें पढ़ेंगे कि उनकी रचनाओं और उनके साहित्य कला में किस तरीके से मुक्ति बोध, और जो बोल सकते हो कि ये फेमस जो उनकी जो स्वरूप रहा है, मुक्ति बोध की आत्मकथा के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। इनकी जो रचनाएं हैं, किस तरीके से वो आपका देखने को मिलता है कि जीवन को, हमारे जीवन में एक जैसे परिस्थितियों का पैदा होना, हमारे जीवन में अलग अलग घटनाओं का घटना, ये सारी बातें निराला के जीवन में घटित होने के बाद ही अपने जीवन से उन्होंने अपने आप की प्रेरणा लेते हुए अपने रचनाओं के माध्यम से इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने जीवन से संबंधित अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास चैप्टर नंबर 11 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया, जिनका नाम आप शॉर्ट फॉर्म में निराला बोलते हैं। तो उनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 था कि उनके जीवन के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की, किस तरीके से उनकी साहित्य रचनाओं का शब्दावली था, उनके रचनाओं में पद से गद्य का संस्मरण कैसे आया। ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट चैप्टर का। तो हमारा लास्ट चैप्टर है संस्मरण। अब देखो, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है, जो आपका देखने को मिलता है कि इसमें ये बताएगा कि संस्मरण का अर्थ क्या होता है, संस्मरण का मतलब क्या होता है, संस्मरण का तरीका क्या होता है, उसका लिखने का स्वरूप क्या होता है, संस्मरण क्यों लिखा जाता है, संस्मरण की जो स्थिति है कैसी है। तो ये आप महादेवी वर्मा के शब्दों में इस चैप्टर नंबर बोल सकते हो कि 12 में देखोगे कि भाई संस्मरण का जो स्वरूप है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि संस्मरण का जो पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा है, उसको महसूस करने का तरीका क्या है वो कैसा है, उसकी घटनाओं को महसूस करने का वो, आप ये सारी बातें संस्मरण के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो संस्मरण देखो क्या है ना कि किसी के यादों के रूप में
जो हम किसी से प्रेरित होकर यानी कि इंस्पायर होके या फिर उसके दुखों को महसूस करते हुए, उनके बातों को हम महसूस करते हुए उनके बारे में लिखे, तो वो हमारा संस्मरण कहलाता है। यानी कि किसी के यादों में लिखा गया, बोल सकते हो कि एक कहानी के रूप में हो, वो आपका संस्मरण कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आपका देखने को मिलेगा कि यहाँ पे महादेवी वर्मा के द्वारा किस तरीके से उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थितियों के लिए सुधार करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें इस संस्मरण के रूप में पढ़ोगे आप लोग। क्लियर हो गया? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 जो कि अब कंप्लीट होता है, और ये इसके साथ-साथ आपकी ये पूरी बुक पढ़ कंप्लीट होती है कि पर्टिकुलर कौन-कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आप लोग उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक से जाके उन वीडियोस को देख लेना। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।